हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मजबूर पिता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधे श्याम जी अपने कमरे में अपनी पत्नी विमला जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 10,000 चाहिए थे। बेटा, पिताजी आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है, विमला जरा चाबी तो देना। विमला जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती है। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 12,000 चाहिए थे। ज़रा दीजिए तो, मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक। जब आएगी तो आपको वापस ज़रूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं। कर जाते कि क्या फ़र्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो राधे श्याम जी कभी मना ही नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर राधे श्याम जी ठहाका लगाकर हंस देती। विमला जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत उड़ाओ। नहीं मानती। राधे श्याम जी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। विमला जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप इतने भोले हैं, आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वह तो पराई घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए विमला जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में राधे श्याम जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारशीलता के कर्म को भंग कर दिया। विमला जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। राधे श्याम जी बोले, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? राधे श्याम जी ने चुटकी लेते हुए कहा, आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं सोनू को आवाज़ दे देती हूँ, वह बना देगा। रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 15-16 साल का एक नौकर सोनू रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में खुद भी तो विमला जी काम नहीं कर सकती थी। बोली, और वैसे भी मुझे चाय बनानी आती है। राधे श्याम जी बोले, श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए राधे श्याम जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में सोनू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ, मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए राधे श्याम जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को विमला जी और राधे श्याम जी रोज़ की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। विमला अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें राधे श्याम जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज़ गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो विमला जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही राधे श्याम जी के बारे में
पूछा तो नर्स ने बताया राधे श्याम जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। यह सुनते ही ड्रिप उतारकर उठ खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाती। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और विमला जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। राधे श्याम जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर विमला जी बस उन्हें देखती ही देखती रह गई। कुछ देर पहले जो राधे श्याम जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। विमला जी खुद को संभालते हुए बोल उठी, उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं ज़िंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते विमला जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। विमला जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। राधे श्याम जी की चिंता ही विमला जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद की विमला जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर सोनू खड़ा था। विमला जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। विमला जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। सोनू बोला, सब लोग घर चले गए तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सोनू का स्नेह देखकर विमला जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, विमला जी, आपके पति को होश आ गया है। सोनू उन्हें राधे श्याम जी के पास ले गया। राधे श्याम जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया गया। यह देखकर विमला जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर राधे श्याम जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी ठीक संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो घर आ गए। घर पर आने के बाद तो जैसे विमला जी और राधे श्याम जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। राधे श्याम जी की दवा पानी सब विमला जी ही करती थी। एक दिन सोनू किसी काम से बाजार गया तो विमला जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा, अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किसी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी विमला जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देते हुए बहुएं भी आ जाती। माँ जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात क्या करो खर्चे की। इन बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए। बेटे बहू की
जली कटी सुनकर विमला जी कमरे में आई तो देखा राधे श्याम जी की आंखें आंसू से भरी हुई थी। राधे श्याम जी विमला जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन विमला, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यही तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए विमला जी बोली। सोनू जो पास में ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था। विमला जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ली हो। यह सब सुनते ही विमला जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वह तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? विमला जी बहू थोड़ा सा कुछ फुसफुसाते हुए बोली, जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर लग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर विमला जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब विमला जी सोकर उठी तो देखा राधे श्याम जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है घर में पैसों की तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, आप समझते क्यों नहीं हैं? हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि यह फालतू के काम करते रहें। बाबूजी को लेकर विमला जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में सोनू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए सोनू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचेंगे और फल लाने के लिए मैंने पैसे उठा लिए हैं। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए सोनू बाबूजी की व्हीलचेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो सोनू नौकर था, लेकिन विमला जी और राधे श्याम जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में विमला जी सोनू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। सोनू बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे। मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नज़र आती है। सोनू की आंखें सजल हो गई। हॉस्पिटल में राधे श्याम जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई गई। सोनू अच्छे से समझ गया। वापस घर आते हुए रास्ते में आकर दवाइयाँ और ज़रूरी सामान ले आया। सोनू ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और राधे श्याम जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। यह कहते हुए राधे श्याम जी ने विमला जी के साथ केक काटा। विमला जी को एक गिफ्ट उठाकर देते हुए, श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बुढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज़ दे देता हूँ। राधे श्याम जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं, रमेश जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए
बुलाया है और यह हरि प्रसाद जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,50,00,000 रुपये में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटे और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसा कर सकते हैं? राधेश्याम जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। राधेश्याम जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। आज से मेरी हर एक चीज़ पर सोनू का हक होगा। वही अब मेरे कारोबार को संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा। उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और सोनू तीनों रहेंगे और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब राधेश्याम जी बोले, तुम लोगों के पास 2 हफ्ते का समय है अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते बाद इस घर पर रमेश जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया, जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। मैं तो कब से इस दुनिया को कूच कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और सोनू की सेवा का फल है, जो आज बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सोनू ने बेटे का फर्ज निभाया। पिताजी नौकर हैं और उसे नौकर की जगह पर ही रखें। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर राधेश्याम जी बोले, लेकिन इसने जो जीवन दान दिया है, मुझे, मेरी और मेरी पत्नी को बुढ़ापे की लाठी बना है। दोनों बेटे माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। बाबूजी, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो ज़रा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन विमला जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। आज दोनों बेटे और बहू के होश उड़ गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में राधेश्याम जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुढ़ापे के लिए माता पिता को अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए, ताकि उनको बुढ़ापे में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।